हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पिछले कई दिन से उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन की बहुत चर्चा है। बहुत सारी खबरें हमने देखी हैं, कैसे एक इंटरनेशनल गैंग डेफ एंड डम बच्चों से इस्लाम कबूल करवाता था। लेकिन आज जो केस सामने आया, आज जो बात मैं आपको बताऊंगा, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे सिर्फ 17 साल का दर्श सक्सेना रेहान अंसारी बन गया। यह कहानी डराने वाली है, यह कहानी आगाह करने वाली है, लेकिन कहानी सच्ची है। दर्श की मां की बात सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। माता पिता को पता ही नहीं चला कि कब उनका बेटा हिंदू से मुसलमान बन गया। मां बाप सोचते थे उनका मासूम बेटा कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो तो इस्लाम की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। मां सोचती थी छोटा सा दर्श फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ चैट करता रहता है, लेकिन उसे तो फेसबुक पर नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा था। दर्श जिस पड़ोसन को दीदी कहता था, वो उसे फेसबुक पर इस्लाम का पाठ पढ़ा रही थी। दर्श के पिता देखते थे बेटा उनके साथ सुबह शाम पूजा पाठ करता है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा बैग में एक टोपी छुपाकर रखता है, चुपके से मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता है। बच्चा छोटा था, मां बाप उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात पे यकीन कर लेते थे। लेकिन जब एक दिन 17 साल का नाबालिग दर्श घर से गायब हो गया, मां बाप ने बेटे को खोजना शुरू किया। तब पता चला कि दर्श सक्सेना तो रेहान अंसारी बन चुका है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन वो कहां है, किस हाल में है, ये आज भी किसी को नहीं मालूम। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, असली जिंदगी का दर्दनाक सच है, कड़वा सच। और यह सच किसी दूर दराज के गांव का नहीं है, हाईटेक सिटी नोएडा का है, नए जमाने के शहर नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर का। आज मैंने जब दर्श की मां की बात सुनी, जब मां का दर्द छलका, तो लगा यह सारी बात आपके साथ शेयर करना जरूरी है, आपको सावधान करना जरूरी है। दर्श सक्सेना अब रेहान अंसारी बन गया है, लेकिन 3 साल से गायब है। मां बाप उसे 3 साल से खोज रहे हैं, वो कहां है पता नहीं। रो रो कर मां की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। दर्श की मां कहती है उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने बच्चे पर यकीन किया। अगर उसने अपने बच्चे पर नजर रखी होती, उसके सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट देखे होते, उसकी फेसबुक चैट को पढ़ा होता, सोशल मीडिया पर बच्चा किससे क्या बात कर रहा है, क्या बात कह रहा है, इस पर ध्यान दिया होता, तो आज उसका बेटा उसकी आंखों के सामने होता। लेकिन एक कहानी चेतावनी देने वाली है, हर मां बाप के लिए सुनना जरूरी है। जब वो चला गया उसके बाद में हम लोगों ने जब उसको ढूंढा सब जगह, और उसका जो दिल्ली में जिस ऑफिस में वो कास्ट 24 के ऑफिस में जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता था, वहाँ पे हमको पता चला कि वो तो नमाज भी पढ़ता था और जो मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं वो भी लगाता था। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हमारे घर में पूजा पाठ जैसे कि सब जगह पे सब हिंदुओं में होता था। घर आकर के फिर हमने उसका सोशल मीडिया अकाउंट जब चेक किया, तब वो हमने देखा कि एक लेडी के इन्फ्लुएंस में था वो, जो कि उसको पूरा समझाती थी कि नमाज के ये टाइम होते हैं, नमाज ऐसे पढ़नी है, और तुमने इस मतलब जो भी तरीका होता है उस तरीके से उसको सारा समझाती थी। और वो जो उससे पूछता था, उसने उसमें ये भी पूछा हुआ है कि अगर मैं बिना मुस्लिम हुए इस्लाम के बारे में जानता हूँ तो क्या ये गलत है? तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब तुम मुस्लिम हो गए हो। अब आप सोच रहे होंगे कि दर्श सक्सेना को रेहान अंसारी बनाने वाली लेडी थी कौन? दर्श उसके संपर्क में कैसे आया? और इसका जवाब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दर्श की मां ने बताया, दर्श जिस लेडीज के साथ फेसबुक पर चैट करता था, जिस महिला से बात करता था,
असल में वो परिवार की परिचित महिला थी। नाम रजिया सैफी। रजिया के पिता और दर्श के पिता दोनों का फैब्रिकेशन का कारोबार है, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, एक दूसरे के घर में आना जाना था। इसीलिए दर्श का परिचय रजिया से हुआ। वो रजिया को दीदी कहता था। दर्श की मां शिवानी सक्सेना को तो आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर एक जान पहचान वाली महिला ने ही उनके 17 साल के बेटे को उनसे दूर क्यों कर दिया, उसे क्यों छीन लिया। उसके फादर और उसके फादर दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, तो बातचीत होती थी और घर में जैसे हो जाता ही, आना जाना हो ही जाता है, बच्चे आपस में बातचीत करते ही हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेडी है ये मैरिड है, इसके 2 बच्चे भी हैं। तो आप व्यक्तिगत तौर पर इन्हें जानती हैं? जी जानते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इन लोग के मन में क्या प्लानिंग चल रही है और ये हमारे बच्चे को किस तरीके से इमोशनली, मेंटली किस तरह से उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये तो दीदी दीदी करके उससे बात कर रहा है और इस्लाम के बारे में जानना चाहता है। तो हम भी समझते हैं कि धर्म कोई खराब नहीं होता, सबके लिए सबका धर्म सबसे पहले होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप उस बच्चे को या बच्ची को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दो। उसको समझाया गया कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, अल्लाह ही है जो कि सारी बातों को पूरा करता है, हमसे प्यार करता है, कभी हमको छोड़ के नहीं जाता। तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा और तुम जो करना चाहते हो, तुम जो बनना चाहते हो तुम ज़रूर बनोगे, बस अल्लाह का नाम लो। मतलब उसको इतना ज़्यादा ऐसा हिप्नोटाइज काइंड ऑफ कर दिया कि उसको समझने आने लगा कि बस यही है और कुछ नहीं है। इस मां की बात जितनी सुनते जाते हैं उतनी ज्यादा हैरानी होती है। शिवानी सक्सेना बार बार अपने आप को कोसती हैं, कहती हैं गलती उनकी है, उन्होंने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। वो फेसबुक पर किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सीख रहा है, कभी नहीं पूछा। शिवानी ने बताया कि 1-2 बार उन्होंने बेटे के बैग में टोपी और इस्लाम से जुड़ी कुछ मजहबी किताबें देखी थी। दर्श से पूछा था ये क्या है, किसका है, तो उसने कहा उसके दोस्त का सामान है, उसके पास रह गया। मां ने यकीन कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारा का सारा सामान है वो दर्श का ही था। वो उस वक्त तक नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस करने लगा था और परिवार को कानो कान खबर में नहीं होने दी। एक बार हमने उसके बैग में इस्लाम से रिलेटेड बुक्स और एक टोपी भी देखी थी जो कि मुस्लिम लोग पहनते हैं। हमने उससे पूछा कि बेटा ये सब किसके सामान है, तो बोला कि मेरे एक दोस्त का है। तो आ ही जाता है बच्चों के पास एक दूसरे का सामान, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक और हमारे जानने वाले हैं, वो भी मुस्लिम हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा था और शाहीन बाग में जाते हुए देखा था, कई दफ़ा देखा। और जो मुस्लिम लोगों का डे नाइट का कॉन्सर्ट होता है उसमें भी उन्होंने जाते देखा, क्योंकि ये बात सच थी। और वो हम लोगों से बोल करके गया था कि मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कई दफ़ा बच्चों की बात को भी मानना पड़ता है। ये जो नूरिया है, इनसे आपका सामाजिक संबंध था, आप लोग जानते थे एक दूसरे को, क्या कभी दर्श उनसे व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर मिलने गया, उनसे अकेले, परिवार के अलावा कुछ जानकारी है? वो तो हमें मालूम नहीं है, हमारे साथ ही 1-2 दफ़ा गया है। उसके बाद इन लोगों की कब बातचीत शुरू हो गई, ना हमको अपने बच्चे की तरफ से पता चला, ना हमको उस फैमिली की तरफ से पता चला। उन लोग की क्या इंटेंशन थी, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। जरा सोचिए, इस मां ने 3 साल से अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा है। जब घर से गया था सिर्फ 17 साल का था। जून 2018 के बाद मां ने बच्चे की आवाज भी नहीं सुनी, क्योंकि उसके बाद दर्श का फोन नहीं आया। लेकिन मां ने दर्श सक्सेना का एक एक सामान संभाल कर रखा है। उसके लिए रोज प्रार्थना करती हैं और रोज उसे याद करती हैं। फेसबुक पर उसने जो चैट की थी उसे पढ़कर बार बार दुखी होती हैं। जो दर्श ने रजिया सैफी के साथ की थी, जो रजिया ने इस्लाम के बारे में की थी, रोज उन बातों को पढ़कर खुद को कोसते हैं कि अगर उन्होंने पहले ये देख लिया होता बच्चा फेसबुक पर किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तो आज बेटा शायद पास में होता। जब आप ये चैट्स देखेंगे तो सारा आलम समझ में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि दर्श को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। मैम एक्चुअली जब ये चला गया 5 मई 2018 को
चला गया घर से बिना बताए। तो हम इसके दिल्ली ऑफिस में भी गए थे, कास्ट 24 के। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाता था और टोपी भी पहनता था। तो ये तो बात बिल्कुल नई थी हमारे लिए और बिल्कुल शॉकिंग थी। तो हमको तो समझ ही नहीं आया कि इस पे कैसे हमको रिएक्शन देना चाहिए। फिर घर आकर के हमने इसका सोशल मीडिया का जो अकाउंट है फेसबुक का, वो हमने चेक किया क्योंकि पासवर्ड था हमारे पास। तो उससे हमने देखा कि ये इससे बात कर रहा है और वो उसको पूरा समझा रही है कि नमाज का क्या टाइम होता है, कितने बजे पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। वो उससे पूछ रहा है कि नमाज जब पढ़ेंगे तो मुझे कुछ रखना चाहिए साथ में। तो उसको बता रही है नहीं, कुछ नहीं रखना, सिर्फ एक कपड़ा साफ होना चाहिए। और उसको बता रही है कि तुम ये कलमा, हम आपको बताते हैं ये इसकी चैट में। ये उसको बता रही है कि ये कोई कुरान की कुछ लाइन होगी कि ये 1 लाख लोगों तक पहुंचाना है तुमने। देखिए, इसमें कुरान की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं और उसमें साफ तौर पर इस चैट में लिखा हुआ है कि आज हमने ये कलमा पूरे 1 लाख लोगों की जुबान पे लाना है, प्लीज इसे रोकना नहीं है। तो इसके बाद जो दर्श का जवाब आता है कि आप ही, मैंने नूरानी कायदा पढ़ना शुरू कर दिया है, बहुत जल्द ही कुरान भी पढ़ने लगूंगा। तब नूरानी की तरफ से, नूरिया की तरफ से जवाब आता है माशा अल्लाह। जी, वो उसको बहुत इनकरेज करती थी इन सब चीज़ों के लिए। आगे वो उसको ये भी बता रहा है कि मैं जमात पे जा रहा हूँ। बिल्कुल, ये भी काफी हैरान करने वाली चीज है जिसमें दर्श खुद लिख रहा है कि आप ही, मैं जमात पर जा रहा हूँ 40 दिन के लिए इस रमजान को। मैम, क्या इसके बारे में कोई आपको कभी संकेत मिले, भनक मिली कि वो घर से वो जाना चाह रहा है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं। उसने एक बार ज़रूर कहा था कि वो मोती नगर उसको बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो अपने कुलीग्स के साथ वहीं ऑफिस के पास में ही रहना चाहता है। तो जनरली बच्चे रहते ही हैं, हमने उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा। हाँ, हमने उसको ये ज़रूर कहा कि आप जिनके साथ रहना चाहते हो उनसे हमारी एक बार बात ज़रूर करवाना, मिलवा देना हमको। क्योंकि बच्चा जब पहली दफ़ा घर से बाहर जाता है तो पेरेंट्स की चिंता होती ही है कि बच्चा सही जगह पर रहे, क्योंकि पहली दफ़ा होता है ये। तो उसने तब जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट डे उसने, जब वो जाने वाला था, हम ऑफिस में थे, तो उसने हमारे कॉन्फ्रेंस, मतलब एक किसी से कॉन्फ्रेंस कराई जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था कि तुम कौन होते हो इसको रोकने वाले, और ये तो जाएगा हमारे साथ और तुम नहीं रोक सकते, ये आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहते हो, तुम क्यों इसको नहीं बढ़ने देना चाहते हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है इसके ऊपर, अब तो ये हमारे साथ जाएगा। और उसके बाद में फिर वो चला। दर्श सक्सेना 5 मई 2018 को घर से गायब हुआ। करीब 1 महीने बाद 18 जून 2018 को उसने आखिरी बार अपनी फैमिली से, अपनी मां से बात की। असल में 18 जून को दर्श की दोनों बहनों का बर्थडे होता है। उन्हें विश करने के लिए दर्श ने फोन किया और इसी दौरान मां से भी बात की। बात करते करते वो रो रहा था और मां का कहना है कि वो बार बार ये कह रहा था कि न तो वो वापस आ सकता है, न ये बता सकता है कि वो कहां है। 18 जून 2018 को ही उसका फ़ोन आया था, क्योंकि उस दिन उनकी दोनों सिस्टर का बर्थडे होता है। उसने उन दोनों को बर्थडे विश किया, फिर हमसे बात हुई। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और हमने उसको बोला, हमने कहा बेटा गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, और अगर आप नहीं आ पा रहे हो हमको बताओ, हम आ जाते हैं आपको लेने के लिए, और नहीं तो आप खुद ही कैब वहाँ से कर लो और यहाँ हम पेमेंट कर देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और बोल रहा था कि नहीं मम्मा, मैं अभी वापस नहीं आ सकता और ना ही मैं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। दर्श सक्सेना तो रेहान अंसारी बन गया, लेकिन उसकी मां अब भी उसका इंतजार कर रही है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। मामला धर्म परिवर्तन का था, लेकिन एफआईआर दूसरी धाराओं में दर्ज हुई। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि दर्श के फेसबुक अकाउंट में ज्यादातर फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, 90% कैराना के रहने वाले हैं। हो सकता है उनका बेटा कैराना में हो, लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने रजिया सैफी और उसके परिवार वालों से पूछताछ की। केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जैसा दर्श के परिवार वालों एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3 साल बीत गए। क्योंकि अब धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट सामने आया है, तो मां को उम्मीद जगी है कि हो सकता है उसके बेटे का भी पता चल जाए, शायद वो भी किसी रैकेट का शिकार हो। लेकिन दर्श सक्सेना की मां बार बार कहती है कि उससे जो गलती हुई वो कोई ना करे। बच्चा सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, किसके संपर्क में है, किससे बात करता है, कहां जा रहा है, क्या सीख रहा है, इस पर नजर जरूर रखें।
क्योंकि बच्चों को कोई भी आसानी से बहका सकता है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल हम लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि बड़े होते बच्चों पे हम लोग विश्वास करते हैं, जो वो कहते हैं हम उनकी बातों को सबसे पहले रखते हैं, दूसरा जो उनके बारे में बताता है हम उसको नहीं मानते हैं। यही शायद हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये हमने भी गलती ना की होती, और जिन बातों को हमें पता चला अगर हम उसको समझते या बात करते कुछ आगे और उसमें इंक्वायरी करते तो शायद आज हमारा बच्चा दर्श हमारे पास होता। इस मां का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन इस तरह दर्द से गुजरने वाली ये अकेली मां नहीं है। देश में धर्म परिवर्तन का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। विदेशों से पैसा आता है। यूपी में जो रैकेट पकड़ा गया है उसके मास्टरमाइंड उमर गौतम के अकाउंट में 1,83,00,000 रुपए आए। उसके संपर्क कनाडा, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम ऐसे लोगों से हैं जो धर्म परिवर्तन का इंटरनेशनल रैकेट चलाते हैं। उमर गौतम ने पूछताछ में कबूल किया कि वो ऐसे बच्चों को शिकार बनाता है जो गरीब होते हैं, परेशान हो, परिवार से दूर हो, बीमार हो। आज ही उत्तर प्रदेश में एटीएस ने वडोदरा से सलाउद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सलाउद्दीन वडोदरा में ट्रस्ट चलाता है, लेकिन वो धर्मांतरण के रैकेट के मुखिया उमर गौतम को फंड भी देता था, पैसा देता था। ये लोग पहले गरीब बच्चों की मदद करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, किसी की फीस जमा कराते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को दवा देते हैं, किसी को नौकरी का लालच देते हैं, और जब भरोसा बन जाता है तो फिर बच्चों को उनके अपने धर्म के खिलाफ भड़काते हैं और फिर बच्चों को इस्लाम की खूबियां बताते हैं और धीरे धीरे बच्चों को उनके परिवार से, उनके धर्म से, उनके दोस्तों से दूर कर देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। राजधानी दिल्ली में उमर गौतम ने ब्रेन वॉश करके जिस राहुल भोला को इस्लाम कबूल करवाया, बाद में उसे भी कन्वर्जन के काम में लगा दिया और अब राहुल भोला यूपी की एटीएस की गिरफ्त में है। लेकिन यह ध्यान रखिए, राहुल मूक और बधिर है, डेफ एंड डम्ब है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। राहुल ने भी नोएडा की उस डेफ सोसाइटी में पढ़ाई की जिसका नाम धर्म परिवर्तन के रैकेट से जुड़ा है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने राहुल भोला के परिवार से भी बात की। पता लगा राहुल की कहानी भी दर्श सक्सेना जैसी ही है। उसके बैग में भी टोपियां मिली, इस्लामिक लिटरेचर मिला, लेकिन परिवार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चे पर भरोसा किया, लेकिन जब राहुल ने मां से कहना शुरू किया कि भगवान कुछ नहीं होता, अल्लाह में यकीन करो, गीता छोड़ दो, कुरान पढ़ो, तब परिवार को फिक्र हुई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राहुल अपने परिवार से बहुत दूर निकल चुका था। टोपी सर ये ना उसके साथ जाता था, ये फैसल के साथ। हम ये कहते हैं जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो जरूर रुमाल लेके जाते हैं, हो सकता है ये उसके साथ जाता हो, टोपी ये भी पहन लेता हो। हम तो इस बात को जानते नहीं थे कि भी ऐसे धर्म भी बदल लेगा ये। हमने इस बात के ऊपर कभी की नहीं। जब ये इसने लास्ट में आके इसने सुरमा डालना शुरू किया, इसने इत्र लगाना शुरू किया, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या इशारे करता था और मेरे को शाम को बोल के जाता था, जैसे ड्यूटी से आता मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मैं रोती थी, मैं कहती थी कहाँ जा रहा है, घर में ही तो भगवान है, जरूरी है तो मस्जिद जाएगा तभी वो होगा। ये मेरी एक नहीं मानता था। इसने मेरे को इतना रुलाया बहुत ज्यादा। दिन रात में इसके लिए रोई हूं, मगर इसको जूं तक नहीं रहेंगी। पहले वाला राहुल, अब के राहुल में इतना परिवर्तन है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, जमीन आसमान का। जो मेरे लिए जान देता था, अब वो राहुल पता नहीं कहाँ गया है। इन्होंने छीन दिया हमसे हमारे राहुल को। राहुल के भाई मुकुल भोला का भी यही कहना है कि फैजल ने उसे अपने धर्म से अलग करने का काम किया। मुकुल के मुताबिक राहुल पहले हिंदू धर्म को काफी मानता था। 2 बार वो कांवड़ यात्रा पर गया था, लेकिन फिर अचानक उसमें बड़े बड़े बदलाव आने लगे। रात रात पर फोन पर मैसेज करने लगा, फोन पर मौलानाओं की तकरीरें सुनने लगा। 2 बार वो कावड़ लेने गया था। हिंदू धर्म से बिल्कुल वो अच्छा था, लेकिन किस तरीके से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई, क्या लालच दिया या क्या नहीं दिया, ये हम नहीं जानते। घर से निकल जाता था वो, पहले स्कूल जाता था, उसके बाद एनडीएस में कहता था मेरी क्लास है, रात भर लेट नाइट तक वो घर पे आता। तो लड़का था और माँ बाप को कोई इतनी वो नहीं होती थी, वो कहते थे आराम से घर पे आ जाएगा, टाइम टू टाइम घर पे आ जाता था, जितने बजे बोलता था। हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा। उसके दोस्त थे, एक दोस्त उसका फैजल है,
उसके साथ उसका लिंक था, बचपन से था सर। जैसे हमारे भी फ्रेंड कोई होते हैं, मॉमडन होते हैं, हम इनके साथ इतने अट्रैक्ट नहीं करते, फ्रेंड है बस, ठीक है। इतना ये नहीं कि उनके धर्म में परिवर्तन हो जाए या वो हमारे में हो जाए। बैग से इसके टोपियां निकला करती थी, तो हमने ऐसे ही सोचा था कि फ्रेंड है भाई, ठीक है, उसने इसके बैग में टोपी रख दी होगी। इस तरीके से स्टार्टिंग में यही था, टोपी मिलती थी, स्टार्टिंग इसकी यही हुई थी टोपी मिलने से, बैग में से। और हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना हमने कभी ऐसा डाउट किया कि हाँ ये तो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड था, बचपन से हम देखते हैं, वो घर में आता था हमारे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा था। लेकिन कब इसने एकदम से कन्वर्ट कर लिया, घर वालों को बिल्कुल सर कान भनक नहीं हुई कि कब इसका इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, कब इसने मास्टर बनना शुरू कर दिया कि दूसरों को जो आज आप कह रहे हो कि ये परिवर्तन करा रहा है, ये कब ऐसा हो गया, ये कभी नहीं था सर ये ऐसा। राहुल की मां का कहना है कि मूक बधिर होने की वजह से, डेफ एंड डम होने की वजह से वो अपने बेटे के साथ ज्यादा टोका टाकी नहीं करती थी। उन्हें लगता था अगर वो राहुल को डांटेंगे, उससे ज्यादा पूछताछ करेंगे, तो हो सकता है राहुल इस बात को उल्टा समझे, उसे लगे कि उसके मूक बधिर होने की वजह से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी ये पूछने की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो फोन पर किससे मैसेज एक्सचेंज करता है, किस किस की बात को पर ध्यान देता है। मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, मेरे पता नहीं, मेरी आंखों के आगे पट्टी आ गई या क्या आ गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा, कुछ भी। मैंने तो कल्पना से परे था जब मैंने सुना कि इसने धर्म बदल लिया है। मेरे तो छक्के छूट गए थे कि क्या हो गया ये। कोई ऐसी तरह की, किसी भी तरह की बात नहीं थी। खूब हंसमुख लड़का था, खूब प्यार करता था, अच्छा था बहुत। मैं तो यही कहती हूँ कि बस मेरा राहुल मेरे पास आ जाए, जो पहले जैसे राहुल था। अब तो पता नहीं किसके चंगुल में फंस गया कि क्या हो गया वो। कौन लोग हैं जिसने राहुल का धर्मांतरण कराने की करवाया, उसको बहकाया, उसको फुसलाया? हमें इसी बात का तो वो है ना, इसी बात का हमें पता ही नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि फोन अपने पास रखते थे, फोन किसी को छूने नहीं देता, लॉक लगा के रखता। ये हमें नहीं पता ये किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। बोलता हो तो कभी पता भी लग जाता है ये जैसे बात कर रहा है कि कम से कम किससे बात कर रहा है। उनका हमें कुछ पता नहीं लगता कि किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। ये कब से चल रहा है हमें ये भी नहीं पता। राहुल की मां ने बताया कि इस्लाम कबूल करने से पहले उनके बेटे के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई सनक सवार हो गई है। वो हिंदू रीति रिवाजों को लेकर, संस्कारों को लेकर, पूजा करने को लेकर सवाल करने लगा। कई बार तो राहुल ने उन्हें पूजा करने से, शिवजी पर दूध चढ़ाने से, व्रत रखने से रोकने की कोशिश की। गुस्सा करना, किसी के साथ सही तरह से बात नहीं करती, ऐसा लग रहा था जैसे कि पागलपन सवार हो रखा उसके ऊपर। वही राहुल था, मेरे साथ खूब अच्छा, मेरे को बहुत ज्यादा जान से प्यार करता था मेरा राहुल जो है। मैं जाती बार ऐसा लगता था कि वापस नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपसे पूजा करने के लिए मना करता था? हाँ, हमें पूजा करने के लिए मना करता था। शिवलिंग पे जल क्यों वो दूध क्यों चढ़ाती है, ये पूजा क्यों करती है, ये रामायण क्यों पढ़ती है, ये कौन राम होता है, ये कौन सीता होती है, मैं तुझे ला के दूंगा किताब, मैं तुझे ला के दूंगा, वो पढ़ियो। कौन सी किताब ला के देगा, क्या बता? उर्दू, उसकी मुसलमानों की कुरान। परिवार वालों ने जब राहुल के अंदर बदलाव देखे, उसके गुस्से को देखा, इस्लाम के तरफ उसका झुकाव देखा और दूसरे धर्मों के प्रति उसकी नफरत देखी, तो परिवार वालों ने शक जाहिर किया कि समाज के दुश्मन उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं उसे देश के खिलाफ तो नहीं भड़का देंगे। वो जान भी दे सकता है और किसी की जान भी ले सकता है। राहुल के भाई ने बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। वो बड़ों के पैर छूने पर एतराज जताता था। राहुल के भाई ने कहा कि जिस दिन यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था, उसी दिन पुलिस वालों का फोन आया था और उन्होंने कह दिया था कि अगर राहुल ने गलत काम किया तो उसे सजा मिले। दूसरे धर्मों के प्रति उनके मन में घृणा आ गई, हिंदुओं के धर्म के प्रति उनके मन में घृणा आ गई। क्यों दूध चढ़ाते हो, क्यों मंदिर के अंदर पूजा करने जाते हो, क्यों हाथ जोड़ते हो भगवान के आगे, क्यों पैर छूते हो मदर के, फादर के। उसने पैर जो पैरों को हाथ लगाना छोड़ दिया, पैर नहीं छूता था रिलेटिव के, कह रहा नहीं मैं पैरों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये सब चीजें जब हमने उसकी देखी तो हमें लगा। आपको लगता है कि जो गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है बिल्कुल ठीक की है, जैसा कि आपको भी सारी जानकारियां हैं इस बात, मतलब काफी कुछ जानकारियां हैं? सर बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है और इसके ऊपर अगर वो गुनाहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं,
कि अगर उसने गुनाह किया, अगर वो ये सब काम करवा रहा है एक नहीं मानी तो वो बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए, जितनी कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए अगर उसने कोई गलत काम किया है तो, जो कि लग रहा है कि उसने किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि हमारे पास फोन आया था। राहुल भोला अगर एक नॉर्मल बच्चा होता और मुसलमान बन जाता तो शायद कोई शिकायत नहीं होती। दर्श सक्सेना अगर बालिग होता, इस्लाम कबूल कर लेता, तो कानून की नजर में यह अपराध ना होता। मां बाप कितना रोते चिल्लाते, कोई कुछ नहीं कर पाता। हमारे देश में सबको इस बात की आजादी है कि वो कौन से धर्म का पालन करें, किसकी इबादत करें, किसकी पूजा करें, कोई अपनी मर्जी से किस धर्म को कबूल करे। लेकिन किसी नाबालिग का धर्म परिवर्तन करवाना, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसको एक्सप्लॉइट करना, फायदा उठाना, किसी को लालच देकर, बहकाकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। यह जुल्म है, समाज में दरार डालने की कोशिश है। मुझे याद है 2016 में एक बड़ा केस हुआ था, तब बहुत चर्चा हुई थी। केरल से अचानक 21 नौजवान गायब हो गए थे, हंगामा मच गया, जांच हुई, पता यह लगा कि ये लोग अफगानिस्तान पहुंच चुके थे। अफगानिस्तान में ने ISIS की तरफ से युद्ध के मैदान जंग में उतार दिया गया था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इन 21 लोगों में से ज्यादातर कन्वर्टेड मुस्लिम थे। कोई हिंदू से मुसलमान बना था, कोई क्रिश्चियन से मुसलमान बना था। उस समय निमिषा नाम की एक लड़की का नाम बहुत चर्चा में आया था। पेशे से डेंटिस्ट थी, पहले हिंदू से क्रिश्चियन बनी और उसके बाद उसके पति ने उससे इस्लाम कबूल करवा लिया। निमिषा और उसके पति को अफगानिस्तान भेज दिया गया। परिवार वालों को तो उस वक्त पता चला जब निमिषा ने अपने नवजात बच्चे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा वो अफगानिस्तान में है। उस वक्त निमिषा की मां रोते हुए दिल्ली आई थी। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे। उसने सरकार से अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई थी। लेकिन सरकार क्या कर सकती थी? जो खुद मौत के मुंह में गया हो और वापस ना आना चाहता हो, उसे कौन वापस ला सकता था? लेकिन आज जो हमने देखा वो अलग है। जो नाबालिग हैं, जो डेफ एंड डम्ब हैं, जिनकी सोचने समझने की शक्ति कम है, जो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हैं, उनका फायदा उठाना, उन्हें एक्सप्लॉइट करना मानवता के प्रति अपराध है। आज जो हमने देखा उसके दो संदेश हैं। एक तो माता पिता को सावधान रहने की जरूरत है और दूसरा मुस्लिम स्कॉलर्स को, मौलानाओं को इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि जब किसी नाबालिग को, किसी डेफ एंड डम्ब को कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसी घटनाओं से इस्लाम की इमेज खराब होती है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किसानों के नाम पर आज कैसे मारपीट हुई। हरियाणा में, यूपी में आज किसान नेताओं के चक्कर में कैसे डंडे चले, इसकी तस्वीरें हैं, ये ब्रेक के बाद देखेंगे। दिल्ली के पास फरीदाबाद में जमकर हंगामा हुआ। पब्लिक ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और पुलिस ने पब्लिक पर लाठियां बरसाई। वजह बनी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की महापंचायत। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली इलाके में फरीदाबाद के खोरी गांव में जो लोग बसे हैं उन्हें 6 हफ्ते में हटाने का आदेश दिया है। इस जगह को खाली कराने का ऑर्डर दिया है। यह गांव गैर कानूनी रूप से बसा है, अरावली की पहाड़ियों और जंगलों को काट कर बसा है। अब पुलिस और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। कौन अपना बसा बसाया घर उजड़ने देगा? बस झगड़े की जड़ यही है और अब किसान संगठनों के नेता इसका फायदा उठा रहे हैं, गांव के लोगों को भड़का रहे हैं। आज गांव में महापंचायत होनी थी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसमें शिरकत करने वाले थे। प्रशासन को हंगामे का अंदेशा था, इसलिए भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई थी। एहतियातन सूरजकुंड रोड पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन पुलिस के तमाम इंतजामात के बाद भी महापंचायत के लिए लोग जुटने लगे। पुलिस ने लोगों को अंबेडकर पार्क में जाने से रोका। उसी वक्त 2 लोग वहां आए जिन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद गांव वालों को उकसाया, हंगामा शुरू हो गया। पुलिस पर पत्थर चलने लगे। हालत बिगड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ देर के लिए तो पूरा गांव जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। एक तरफ से गांव वाले पुलिस पर पत्थर चला रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस घरों में घुसकर लोगों को पीट रही थी।
करीब 1-1.5 घंटे तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। जब हालात बेहतर हुए, माहौल शांत हुआ, तो हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने गांव वालों से पूछा कि हुआ क्या, हंगामा शुरू कैसे हुआ। गांव वालों ने कहा कि वो तो अपने घर को बचाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक नारेबाजी शुरू हुई और पुलिस ने लाठी चला दी। जब ये पूछा गया कि नारे लगाने वाले कौन थे, तो गांव वालों ने कहा कि 2 लोगों ने नारेबाजी की शुरुआत की, लेकिन वो कौन थे, कहां से आए, उन्हें नहीं मालूम। पुलिस तो खैर सुबह से थी यहाँ पर, और यहाँ पे भीड़ भाड़ तो हो रही थी, लोग आ रहे थे, पुलिस क्यों आई है। तो 2 लोग आए थे, एक थी लेडीज़ और एक थे और वो एक आदमी मतलब जेंट्स थे। तो उन्होंने वो ऐसे ही आन के उन्होंने नारे लगाना स्टार्ट करे कि मतलब कि खोरी गांव को बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यही नारे पब्लिक कह रही थी कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने एक नारा और दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद, यही वाले नारे चल रहे थे। पब्लिक बहुत सारी थी, करीब 10,000 आदमी होते। उसके बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। फिर उसके बाद में पत्थर आ निकले। 80% लोग ऐसे हैं जो अपना घर मकान सारा कुछ बेच कर यहाँ पर आ गए हैं। और एक बात और है सर, एक बात बताओ, जब यहाँ पर गवर्नमेंट को बसाना नहीं था तो लाइट पानी ये वाला विकास क्यों दिया? पुलिस ही वाले थे, जनता ने कुछ नहीं किया। सरदार जी नारेबाजी दे रहे थे ना, तो और फिर सरदार जी उसमें पार्क में लेके जा रहे, इन लोगों ने डंडा बरसाए और फिर जब ज्यादा लड़ाई होने लगी तो ईंट पत्थर चलाए। यहाँ पर पुलिस वाले बहुत सारे आ गए। पुलिस वाले का आने के बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, तो कुछ लोग आए तो अंदर जाने के लिए देख रहे थे कि अंदर कैसे जाए हम लोग। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पत्थर शुरू हो गया इधर से, और पुलिस वाले भी काफी लाठी चार्ज करने लगे। फिर घरों में घुस के लोगों को मारने लगे, टॉर्च देख रहे हैं जला जला के। अंदर जाने नहीं दे रहे, धक्का मार के बाहर कर रहे, और वो लोग कह रहे कि अंदर जाने दो, हम लोग खाली भाषण देंगे। तो पुलिस वाला जाने न दिया, पुलिस वाला ने धक्का दे के डंडा बजाने दिया। हर कोई बात करना चाह रहा था कि नहीं, पर पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया किसी को। ये बात तो सही है कि जो लोग 20-20 साल से घर बनाकर रह रहे हैं, वो अचानक घर छोड़कर कैसे चले जाएं, कहां चले जाएं। फरीदाबाद के अरावली इलाके में बसे खोई गांव में करीब 10,000 घर हैं। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूरी करके गुजारा करते हैं। लोगों का कहना है उन्होंने मेहनत मजदूरी से जो पैसा जमा किया था, जमीन खरीदी, घर बनाया, वो अपना घर खाली छोड़ के कहां जाएं, और वो नहीं जाएंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा खीरी गांव अवैध है, गैर कानूनी है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना है। और फरीदाबाद नगर निगम के मुताबिक इस गांव में 125 एकड़ जमीन है, जिसमें से 80 एकड़ जमीन पर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। जमीन का यह अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव खाली करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया कि वो इस गांव में बने मकानों को तोड़कर फिर से जंगल लगाए, और इसके लिए फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। कुछ दिन पहले फरीदाबाद नगर निगम ने खोरी गांव में मुनादी करवा के लोगों को अपने मकान खुद हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई अपना घर नहीं तोड़ता। लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन को आज किसान नेताओं ने और हवा दे दी। अब चूंकि मामला हरियाणा का है, इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एंट्री हो गई। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी खोरी गांव में तब पहुंचे जब हंगामा खत्म हो चुका था। उन्हें पुलिस ने गांव के बाहर रोक दिया था, और जिसके बाद चढ़ूनी अपने सपोर्टर्स के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने चढ़ूनी को गांव के अंदर जाने की इजाजत दे दी। चढ़ूनी खोरी गांव के अंबेडकर पार्क गए, उन्होंने गांव के लोगों को एड्रेस किया। चढ़ूनी ने कहा कि खोरी गांव के आंदोलनकारियों ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है। यह कमेटी 4 जुलाई तक सरकार से बातचीत का इंतजार करेगी। अगर सरकार ने बात नहीं की तो 7 जुलाई को फिर से महापंचायत होगी। खोरी गांव के कुछ लोग हमारे पास गए थे कि हमारी 1 लाख की आबादी है और हमें उजाड़ा जा रहा है, ये कह के आपकी जो मकान है वो फॉरेस्ट की ज़मीन पे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पंचायत की थी। हमने कहा था भी पंचायत में पूरी में आके हम पता करेंगे क्या बात है और सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पे लोगों को लाठियाँ भांजी गई और बता रहे हैं बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया और कई लोगों को जेल में भी ले गए हैं। बिल्कुल अत्याचार जिसको, निर्दयी जिसको बोलते हैं, वो काम हुआ है।
1 लाख की आबादी है, एक दिन में नहीं बस की। 1 लाख की आबादी को बसते बरसों लगे होंगे। जिन लोगों ने इनको जमीन दी, इनको बसने के लिए जगह दी, क्या वो लोग दोषी नहीं है? उन लोगों को सजा दो। और इसी जमीन पर 5 स्टार होटल बने हुए हैं। एक 5 स्टार होटल वाले को तो ना उजाड़ा जाए और एक गरीब आदमी को उजाड़ दिया जाए। तो इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? 1 लाख की आबादी का पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी। अब चडूंडी की बात तो सही है कि गांव साल 2 साल में नहीं बसते। 20 साल से अफसर कहां थे? जब जमीनों पर कब्जा हो रहा था, जब जंगल काटकर घर बन रहे थे, तब नगर निगम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर कहां थे? लेकिन चडूरी ये भी जानते हैं कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। अब तो फरीदाबाद की पुलिस, फरीदाबाद का प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। लेकिन चडूनी को फिक्र गांव वालों की नहीं है। उनका मकसद हरियाणा की सरकार को घेरना है। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और यह बात चडूनी के बयानों से साफ भी हो गई। हरियाणा के सीएम ने बयान दिया है कि जो हरियाणा का नागरिक है उसको बसाया जाएगा और जो बाहर से आके बसा है उसको नहीं बसाया जाएगा। हम कहते हैं फिर यहाँ का नागरिक तो खट्टर भी नहीं है, वो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था। अगर बिहार का पैदा हुआ आदमी 20 साल से यहाँ पे रह रहा है तो क्या वो हरियाणा का नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश का पैदा हुआ आदमी हरियाणा में 20 साल से नहीं, वो विदेशी हो गया। अरे जब पाकिस्तान का पैदा हुआ यहाँ पे राज कर रहा है हरियाणा में, तो उसको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, कानून बना देना चाहिए कि नहीं वो राज कर सकता है यहाँ पे। जब वो यहाँ पे राज कर सकता है तो यहाँ पे बिहार से कहीं दूसरे स्टेट से आया हुआ आदमी, उसको बसाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? ये बात सही कि चडूनी खोरी गांव के लोगों की तकलीफ का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भी सही है कि इस मामले में हरियाणा सरकार का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जो एक्शन हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लेकिन यह भी सही है कि गांव कोई 1-2 दिन में या 1-2 साल में नहीं बसा। जिन लोगों ने जमीन खरीदकर घर बनाए, उनकी तकलीफ भी समझनी जरूरी है। यह भी देखना चाहिए कि उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी जब अरावली रेंज में जंगल काटकर जमीन बेची जा रही थी। जिन अफसरों की जिम्मेदारी जंगलों को बचाने की थी, वो क्या कर रहे थे? 10,000 घर कोई चोरी छिपे तो नहीं बना सकता। इतनी बड़ी संख्या में लोग चुपचाप तो नहीं बच सकते। बिजली पानी का कनेक्शन बिना सरकारी मदद के मिल नहीं सकता। यानी गलती सिर्फ घर बनाने वालों की नहीं है, गुनहगार वो सरकारी अफसर भी हैं जिन्होंने ये बनने दिया। तो फिर सजा सिर्फ गांव वालों को क्यों? मुझे लगता है कि एक्शन उस वक्त जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं और अफसरों पर भी होना चाहिए और जिन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं उन्हें बसाने का एक वैकल्पिक इंतजाम भी करना चाहिए। किसान नेताओं के चक्कर में आज हंगामा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के सपोर्टर्स ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों का धरना चल रहा है और आज इस बॉर्डर पर बीजेपी के कार्यकर्ता यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे थे। अमित वाल्मीकि दिल्ली से बुलंदशहर जा रहे थे। उनका काफिला जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर के पास पहुंचा तो धरने पर बैठे किसान संगठनों के लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ियों को घेर लिया। पहले तू-तू-मैं हुई, फिर कुछ ही देर बाद बीजेपी के काफिले पर किसानों ने लाठी, डंडों और तलवारों से हमला किया। जिंदाबाद जिंदाबाद! देखिए भाई, ये यूपी गेट पे हो रहा है। इस दौरान बीजेपी नेता के काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि को जान बचाकर भागना पड़ा। देखो भाई, हमला हो रहा है यूपी गेट पे, भगदड़ मच गई। बीजेपी की तरफ से इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई। बीजेपी के कार्यकर्ता गाजियाबाद एसपी के ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की। हम गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे। कहाँ पे? टिकैत आया यूपी गेट पे। टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। महिलाओं के भी चोट लगी है, महिलाओं के चोट लगी है। आप जो बाइक पे जा रही थी उनको चोट आई है। फरसे से हमला करा गया, ये पूरा फरसे से, ये देखो तलवार से मारा गया।
ये किसान नहीं हो सकते, ये बदमाश है, बदमाश है। ये लोहे का निशान है, लोहे का। वहाँ पे खुद राकेश टिकैत था, राकेश टिकैत ने जानलेवा हमला किया वहाँ से। हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। वहाँ लाठी डंडों से और अवैध हथियारों से गाड़ियों पे हमला किया। पहले वो काले झंडे दिखावे थे, मैंने हाथ जोड़ करके उनसे मतलब निवेदन किया कि वो साइड में हो जाए, लेकिन वो जैसी में ही गाड़ी आगे बढ़ी, उन्होंने उस गाड़ी पे हमला करना शुरू कर दिया। और जो भी उनके हाथ में था, पत्थर या जो भी लाठी डंडे, कृपाण, मेरी गाड़ी के आगे कृपाण जब मारी तब वो गाड़ी साइड में की। हमारे पास में सब फुटेज है। राकेश टिकैत जो कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने उसको लीड किया और उन्हीं के हाथ में वो सब लाठी डंडे थे। आश्चर्य की बात यह है कि राकेश टिकैत भी ये नहीं कह रहे कि इस मारपीट से उनका कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के नेता जानबूझकर किसान आंदोलन के मंच के पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने किसानों को भड़काने की कोशिश की और इसके बाद वही हुआ जो बीजेपी के नेता चाहते थे। कुछ लोग आए जो बीजेपी के झंडे ले रहे थे, वे आए यहाँ पे पत्थरबाजी करी, डंडे ले रहे हाथों में, नारेबाजी कर रहे, गाली गलौज कर रहे, यहाँ पान का हरकतबाजी करी। पिछले 3 दिन से वे पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनके खिलाफ तहरीर देंगे। यहाँ पान का पूरा आज उन्होंने झगड़ा करा। अरे क्या लेना है वे यहाँ पे, अपनी एससीसी करवाना है वे यहाँ पे मंच पे, मतलब मंच के पास में आएंगे, गाली गलौज करेंगे, उकसाएंगे अपने वाले लोगों को। क्या लेना है वे यहाँ पे, कोई मंच है उनका यहाँ पे? ये स्वागत पे मंच के सामने ही एलिवेटेड रोड है, 200 मीटर 100 मीटर आगे कर लो, या जहाँ मंच लग रहा है, जहाँ किसान बैठे वहीं करेंगे, वहाँ से 20 फीट की दूरी पे ही करेंगे स्वागत। ये एक सोची समझी पूर्ण रूप से ये होता है कि हमें किसानों के साथ में उलझना है, सरकार को कोई और रास्ता नहीं पा रहा तो ये काम कर लो। वे गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। किसान आंदोलन के बारे में मैंने कई बार कहा कि किसानों को आंदोलन करने का पूरा हक है, सरकार का विरोध करने का अधिकार है, कानूनों का विरोध करने का हक है, लेकिन अगर धरने पर बैठे किसान लोगों को पीटेंगे, गाड़ियों पर लाठियों तलवारों से हमला करेंगे, तो भी इससे कौन सही कहेगा? इस तरह की घटनाओं से किसान नेताओं के प्रति जनता का यकीन कम होता है। इस तरह की घटनाओं से आंदोलन का नुकसान होता है और राकेश टिकैत को यह बात समझनी चाहिए। आज यूपी के बागपत से भी एक इंटरेस्टिंग खबर आई। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 3 जुलाई को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। हालत यह कि अब तक अपने राज्यों में सरकार बचाने के लिए विधायकों को जैसे दूसरे राज्यों में ले जाकर एक जगह ठहराने की खबरें आती हैं, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए जिला पंचायत मेंबर्स को दूसरे राज्यों के रिजॉर्ट में ठहराया जा रहा है। बागपत में आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार ममता किशोर हैं। कुल 20 जिला पंचायत सदस्य हैं जिन्हें वोटिंग में हिस्सा लेना है और ममता किशोर 14 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर बागपत से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर के रिसोर्ट में ठहरी हैं। इसलिए उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था, लेकिन अचानक एक सियासी खेल हो गया। कल जिस वक्त वो भरतपुर में थी, उसी दौरान एक महिला ममता किशोर बनकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंची और अपना नॉमिनेशन वापस करने वाला एफिडेविट जमा करा दिया। जब भरतपुर में बैठी ममता किशोर और उनकी पार्टी के लोगों को पता चला तो हंगामा हो गया। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स डीएम ऑफिस पहुंच गए, शोर मचाया। डीएम से कहा गया कि ममता किशोर के नाम पर कोई और महिला नामांकन वापस करवाने पहुंच गई। ममता किशोर के पति ने भरतपुर से वीडियो रिकॉर्ड किया, कहा कि वाइफ तो भरतपुर में है, प्रस्तावक भी यहां है और जिला पंचायत के 14 मेंबर भी हैं, तो फिर नॉमिनेशन वापसी की अर्जी किसने दी? का जो पर्चा है वो खुद उठा के ले गए, जबकि मैं बागपत से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक होटल सूर्य विलास पैलेस उसमें मैं रुका हूँ भरतपुर में, और मेरे दोनों प्रस्ताव रीता मलिक जी भी और सुनील जी भी मेरे साथ हैं। कोई मेरे प्रस्ताव ने एफिडेविट नहीं दिया, ना हमारी वाइफ ने दिया, ना किसी ने दिया।
और हम फार्म भर तो यहाँ आ गए थे जब से हम यही हैं। निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ, अगर ऐसा मेरा पर्चा इन्होंने जबरदस्ती उठाया या कुछ हुआ तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्मदाह करूंगा और इसका सिर्फ सारा पूरी सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे, बागपत के प्रशासन पे उस पर जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, या तो मेरा पर्चा ठीक रखा जाए, वहीं का वहीं रखा जाए, नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगा। बाकी सदस्य भी आपके साथ हैं? 14 सदस्य हैं हमारे, पूरे आपके सबके सब यही खड़े हैं, सबके सब गिनवा देते हैं। कलेक्ट्रेट के सामने भीड़ बढ़ी, हंगामा हुआ तो जांच शुरू हुई। डीएम साहब ने खुद ममता किशोर से वीडियो कॉल पर बात की, पूछा कि मामला क्या है। तब पता चला कि कोई और महिला उनके नाम पर नॉमिनेशन कैंसिल करवाने आई थी। सिग्नेचर से यह भी कंफर्म हो गया कि ममता के नाम पर कोई इंपोस्टर आई थी। जांच कराएगी, जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है करके कि कोई व्यक्ति तो नहीं, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी, उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके, क्योंकि उनकी सत्यता जो संदिग्ध लग रही थी। और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एंड नॉमिनेशन एंड पेपर्स इज नॉट बीन एक्सेप्टेड। आमतौर पर यह होता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, जिला पंचायत के चुनाव में उसी की जीत होती आई है। यूपी में इस बार यही दिखाई दे रहा है। कुल 75 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जिन बाकी 53 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से भी ज्यादातर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। आपसे थोड़ी देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मिलकर निकले हैं और उधर चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के विधायकों को लंच पर बुलाया है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ऊंचा झगड़ा सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी एक्टिव हुई। सुबह प्रियंका ने सिद्धू के साथ मीटिंग की, फिर प्रियंका और सिद्धू की 3 घंटे तक बात हुई। इस मीटिंग के बीच में ही प्रियंका राहुल गांधी से मिलने उनके घर 12 तुगलक रोड लेन पहुंची। फिर राहुल से बात करने के बाद प्रियंका ने एक बार फिर सिद्धू से बात की और जिसके बाद सिद्धू ने प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और खबर यह उड़ी कि सिद्धू राजी हो गए हैं, क्योंकि सिद्धू ने लिखा कि उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ एक लंबी मीटिंग की है। सिद्धू के साथ मीटिंग के बाद प्रियंका सोनिया गांधी से मिलने उनके घर 10 जनपद पर पहुंची और थोड़ी देर बाद राहुल भी सोनिया गांधी के घर पहुंचे और इसके बाद राहुल और सोनिया एक ही गाड़ी में बैठकर 12 तुगलक लोन के बंगले में पहुंचे और थोड़ी देर में प्रियंका गांधी भी वहां आई राहुल के घर, जहां तीनों की मीटिंग हुई और इसके बाद शाम को राहुल गांधी ने सिद्धू को मिलने का वक्त दिया। राहुल और सिद्धू 1 घंटे तक बात करते रहे, मुलाकात करते रहे। क्या बात हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि गांधी परिवार के लोगों को किसी एक व्यक्ति को मनाने के लिए इतनी सारी मीटिंग करते हुए, इतनी बात करते हुए पहले कम देखा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में आला कमान से मिलने में लगे हैं, आला कमान उन्हें मनाने में लगी है और पंजाब में मुख्यमंत्री विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल कांग्रेस के विधायकों को अपने घर लंच पर बुलाया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।